नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस में जो आपकी फिजिक्स है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। और इससे पहले हमने 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जिसमें एक क्लास में हमने सिलेबस बताया था और दूसरी क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्पीड एंड वेलोसिटी। और उस सेकेंड क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से हमने कवर कर दिया था। और उससे आगे हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लास पूरी एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ आपके फॉर्मूले बताएंगे इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल क्लास और होगी, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जितनी भी मैं चीज़ें आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके ये सब लोग कोई ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी डीपली आपको कोई चीज़ें नहीं बता रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जो बातें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो जल्दी न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा मैं आपके, जैसे ये फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे तो इस चैप्टर से जितने भी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल में अपनी क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इनके नोट्स बनाकर आपको तैयारी करते चलनी है फ्रेंड्स, क्योंकि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है आपको आरआरबी एएलपी बनाने में, ठीक है। क्योंकि सीवीटी 1 में भी आनी हो, सीवीटी 2 में तो इसका एक अलग सेक्शन है फिजिक्स का, जिसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों मिक्स आएगी। उसमें बेसिक साइंस में फिजिक्स के आपके न्यूमेरिकल एक से एक हैवी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो न्यूमेरिकल की जो नींव है ना, वो मजबूत आपकी यहीं से होगी। इन क्लास को आपको अच्छे से पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था, ठीक है। आज हम समझेंगे किसके बारे में, सबसे पहले स्पीड के बारे में, ठीक है ना। स्पीड को हिंदी में क्या बोला जाता है फ्रेंड, चाल, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, तो स्पीड का फ्रेंड मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में आपने कितनी दूरी ट्रेवल की, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि आपने 5 मिनट में या 5 सेकंड में आप 20 मीटर चले गए, ठीक है ना। 5 सेकंड में अगर आप 20 मीटर चले गए तो मुझे बताओ आप 1 मीटर में कितने सेकंड गए, तो आप बोलोगे 4 मीटर। तो 1 मीटर में या 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम में आप जितनी डिस्टेंस कवर कर दे हो उसी को हम बोलते हैं चाल, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका फ्रेंड्स कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में लिखना चाहो आप लिख लेना कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है ना। यानी कि एक एकांक समय में आप जितनी दूरी चलते हो उसी को आपकी चाल बोला जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हो गई स्पीड। अब देखिए जो दूरी होती है, अब देखो इसका ऐसा यूनिट है, यानी इसका मात्रक क्या होता है दूरी का, तो दूरी का चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। कैसे होता है, देखो आपको किसी का मात्रक रटना नहीं है, पहली बात याद रखना फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रटे तो आप ना फॉर्मूला याद कर पाओगे और ना मात्रक आपको याद रहेंगे, ठीक है। आप बनाना सीखो उनको। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है तो दूरी है, तो दूरी को फ्रेंड किस में नापा जाता है, मीटर में, ठीक है। यहाँ पर नीचे टाइम है तो टाइम को किस में नापा जाता है, सेकंड में। और बीच में क्या है, अपॉन का साइन, तो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से स्पीड या चाल की जो मात्रक होता है वो क्या बनता है, मीटर पर सेकंड बनता है। क्लियर हुआ कि इसका मात्रक कैसे बना, कि ऊपर दूरी तो मीटर, नीचे समय तो सेकंड, और बीच में अपॉन का साइन है तो मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका ऐसा यूनिट किसका, स्पीड का। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखियो, नेक्स्ट आता है कि इसकी विमा। विमा क्या होती है, LT-1। तो विमा भी फ्रेंड आपको याद रखना है। देखो विमा में मेनली 3 चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती हैं। कौन सी, एक M होता है, एक L होता है, एक T होता है, ठीक है ना। आपने विमाएं पढ़ी होंगी तो यही 3 चीज़ें होती हैं। M वजन के लिए आता है, याद रखना है, ये M है। ये किसके लिए आता है, वजन के लिए, मास के लिए। L किसके लिए आता है, लेंथ या लंबाई के लिए। T किसके लिए आता है, टाइम के लिए, ठीक है ना। तो इन शब्दों में जैसे अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में ये चीज़ें मिलेंगी, अगर आपको वजन मिल रहा है तो उसकी विमा निकालने के लिए आप M रखोगे, ठीक है। अगर आपको लंबाई पता चल रही है तो L रखोगे, और समय पता चल रहा है तो टाइम रखोगे। जैसे दूरी है तो दूरी क्या एक तरीके से लंबाई तो है, ठीक है ना, उसे आप मीटर में तो नापते हो, ठीक है ना। तो दूरी एक लंबाई है, तो डिस्टेंस की विमा होती है वो क्या हो जाएगी, L, ठीक है, अपॉन में। अब ये समय है टाइम, तो टाइम की विमा क्या होती है, T, तो L अपॉन टी हो गया फ्रेंड्स। अब इस T को हम उठा के जब ऊपर लेके जाएंगे तो T के आगे किसकी पावर लग जाएगी, -1 की। इस तरीके से जो चाल होती है उसकी विमा होती है फ्रेंड LT-1, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि चाल की विमा क्या होती है, LT-1 होती है। और चाल आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि चाल हम किससे निकालते हैं, दूरी से। और दूरी कैसी होती है, अदिश राशि, क्योंकि मैंने बताया दूरी को बताने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से दूरी कैसी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और समय भी कैसा होता है, टाइम भी कैसा होता है, ये भी अदिश राशि होती है। क्योंकि समय बताने के साथ हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी समय भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि दोनों स्केलर है, इस वजह से चाल भी कैसी होती है, आपकी स्केलर होती है या फिर अदिश राशि होती है। क्लियर हुआ। तो ये था आपकी क्या, स्पीड। अब देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी या वेग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना, ठीक है ना। देखिए
वेलोसिटी वेग और स्पीड चाल दोनों एक ही चीज़ होती हैं, दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है फ्रेंड्स। बस एक शब्द का अंतर आ जाता है, वो किसका आ जाता है, जो हमने पहली सेकंड क्लास में समझाया था, दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। एक्चुअली जो स्पीड होता है, स्पीड में फ्रेंड्स हम क्या रखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस रखते हैं, और जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में हम लोग यहाँ पर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कहने का मतलब जो जब हम चाल निकालते हैं तो हमें दूरी चाहिए, और जब हम वेग निकालेंगे तो हमें विस्थापन चाहिए, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी या वेग होता है फ्रेंड्स, तो वेग का जो सूत्र बनता है वो यही बनता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन अपॉन समय बराबर क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। तो विस्थापन और इसमें दूरी में कोई अंतर था, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, बस ये था कि विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोनों एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही पॉइंट आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा होता था, पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, जीरो होता था। तो इस वजह से आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट आपका जो स्पीड है वो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। इस वजह से स्पीड या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव में भी मिल सकती है, नेगेटिव में भी मिल सकती है, और जीरो में भी आपकी वेलोसिटी हो सकती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्यों हो सकती है, क्योंकि विस्थापन पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की दूरी होता है, इस वजह से इसको भी किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसका भी ऐसा यूनिट या फिर इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या दूरी है, दूरी को एल में नापेंगे, इसे टी में नापेंगे, टी ऊपर जाके -1 हो जाता है। इस वजह से इसकी जो विमा होती है वो होती है LT -1, ठीक है। उसके बाद बस अंतर इतना आ जाता है कि आपकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो आपकी वेग होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या फिर सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी। अब देखिए, वेलोसिटी है उनको हमने फ्रेंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेलोसिटी है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। प्रारंभिक, हिंदी में आप लिख लेना, प्रारंभिक वेग होगा ये, और ये कैसा होगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी कितने टाइप की होती है फ्रेंड्स, दो टाइप की होती है। एक होता है इनिशियल, जिसे यू से लिखा जाता है, एक होती है फाइनल, जिसे वी से लिखा जाता है। फाइनल मतलब अंतिम वेग, और इनिशियल मतलब यू, प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब देखिए, इनिशियल और कौन सी इनिशियल होती है, कौन सी अंतिम होती है, उनमें बस डिफरेंस आपके देखने के ऊपर, यानी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 3 एग्जांपल बताऊंगा, तीनों में आपको यू और वी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने यू लिखा, ये वी लिखा, ठीक है, यू और वी। अब जैसे मान लो कि आप किसी जगह खड़े थे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया कि आपकी आंखों के जो आपकी आंखें देख रही हैं वो डिसाइड करती हैं कि यू कौन सी वेग यू होता है और कौन सा वेग वी होता है, ठीक है। इनका न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, तो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि यू और वी को हम कैसे पहचानते हैं। देखो, पहली कंडीशन ये होती है कि मान लो किसी व्यक्ति ने, बाइक आपके सामने खड़ी थी, हमारी आंखों के सामने एक बाइक खड़ी, एक व्यक्ति आया, उसने चालू की और वो बाइक को लेके चल दिया, ठीक है ना, और हमने थोड़ी दूर उसे जाता हुआ देखा। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, आपने सबसे प्रारंभिक में जो वेग था वो आपकी बाइक का कितना था। तो फ्रेंड, जब मैंने बाइक सबसे प्रारंभिक में देखी तो बाइक खड़ी हुई थी, तो बाइक खड़ी हुई थी तो उसका प्रारंभिक वेग फ्रेंड कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा फ्रेंड, जीरो होगा, ठीक है। अब जब मैंने अंत में कहीं जाती हुई देखी तो वो मान लो 30, हो सकता है 30 की स्पीड से वहाँ से निकली, हो सकता है 40 की स्पीड से निकली, ठीक है ना। तो जब वो अंतिम में कहीं जाके फ्रेंड्स देखी तो उसकी कितनी भी स्पीड हो सकती है हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ खड़ी हो और खड़ी होने के बाद चलना स्टार्ट करती है, ध्यान से पॉइंट को नोट करना, कोई चीज़ एक जगह खड़ी थी और खड़ी होने के बाद स्टार्ट करती है या फिर अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती है, तो हमेशा उसकी यू कितनी रखनी है, आपको जीरो रखनी है। क्यों, क्योंकि जब वो खड़ी थी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अंतिम वेग हमें पता नहीं कितना भी हो सकता है, 30, 40, 50, जितना आपने अंत में देखा होगा उतना वेग उसका रहा होगा, ठीक है। बट जब खड़ी होगी तो यू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा करो आप, उल्टा करने का मतलब क्या, कि कहीं से बाइक आ रही थी, अब खड़ी नहीं थी, कहीं से आ रही थी, बट वो आपकी आंखों के सामने आके क्या हुई, रुक गई। अब देखो, कहीं से आ रही थी तो सबसे पहले आपने आती हुई देखी ना, सबसे पहले खड़ी हुई तो देखी नहीं। तो जब सबसे पहले आपने आती हुई देखी फ्रेंड्स, तो उस केस में आपका जो यू होगा वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपने आती हुई देखी, हो सकता है 30 की स्पीड से आ रही हो, 40 की स्पीड से आ रही हो, 50 की स्पीड से आ रही हो, कुछ कह नहीं सकते। बट वो आपके सामने अंत में आगे क्या हो गई, रुक गई। तो जब वो अंत में आगे रुक गई फ्रेंड्स, तो अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से क्या समझे आप, कि
कि अगर आपके सामने गाड़ी आके रुकती है तो उस केस में आपको v क्या मानना है, 0 मानना है, ठीक है ना। अब गाड़ी कब रुकती है आपके सामने, जब गाड़ी चलती हुई आ रही होगी और कोई ब्रेक लगा दे तो आपकी आंखों के सामने रुक जाएगी, तो उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, v बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि अगर गाड़ी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके चलना स्टार्ट होती है तो u 0 v कुछ भी हो सकता है, बट चलती हुई गाड़ी में अगर ब्रेक लग रहे हो, ठीक है, जैसे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें ट्रेन है और ट्रेन में ब्रेक लग रहे होंगे, वो ये कह रहा होगा कि ट्रेन में ब्रेक लग रहे हैं, तो जैसे हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे कि ट्रेन में ब्रेक लग रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ब्रेक लगने का मतलब कि गाड़ी पहले ही से चल रही थी, अब ब्रेक लग के अंत में वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इस वजह से v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी गाड़ी में ब्रेक लगेंगे तो v 0 u कुछ भी हो सकता है, और जब गाड़ी खड़ी से चलेगी या इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी तो आपका प्रारंभिक वेग 0 होगा और जो अंतिम वेग है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ना तो u 0 होगा और ना v 0 होगा, ठीक है ना u 0 होगा ना v 0 होगा। ये कब केस में होगा, ये ऐसे केस में होगा कि जैसे आप यहाँ खड़े थे, एक कोई ट्रेन आई आपके सामने आई, आपने वहाँ स्पीड देखी, उसकी 30 स्पीड थी, और ट्रेन आपके सामने इधर से निकल के गई, आपने इधर स्पीड देखी, ये 50 की स्पीड से थी। यानी कहने का मतलब कि ना गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हुई और ना गाड़ी आपके सामने जाके कहीं रुकी, वो आई आपकी आंखों के सामने से निकल गई, तो उस केस में आपने जब पहली बार जब गाड़ी को जहाँ देखा था वो आपका u होगा। अब वो कितनी स्पीड से चल रही थी पता नहीं हमें, 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, और जब दूसरी बार आपने देखा तो वो आपका v होगा, क्योंकि वो आपका अंतिम वेग होगा, और वो भी कुछ होगा क्योंकि गाड़ी रुक नहीं रही थी, ठीक है। तो 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन की गाड़ी आप खड़ी से स्टार्ट करो और ले चल दो तो u 0 v कुछ भी हो सकता है, जब गाड़ी चलती हुई आती है ब्रेक लगते हैं तो u कुछ भी हो सकता है, v 0 होता है, और जब गाड़ी हमारी आंखों के सामने गुजर जाए, ना रुके ना खड़ी से स्टार्ट हुई हो, तो आपका v और u कुछ ना कुछ होंगे, हो सकता है v ज़्यादा हो और u छोटा हो, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा वेग का कॉन्सेप्ट। वेग दो टाइप की थी, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसे समझना है कि चाल बट्टे वेग, चाल अपॉन वेग यानी डिस्टेंस स्पीड अपॉन वेलोसिटी हमेशा का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप इस वेग का मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे एक में, तो ये पॉइंट आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो चाल होती है वो हमेशा या तो एक वेग से, जो चाल होगी वो हमेशा वेग से बराबर होगी या फिर वेग से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। किसी वस्तु की चाल या तो वेग से बराबर होगी या ज़्यादा होगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वेग ज़्यादा हो जाए और चाल क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। वेग हमेशा चाल से कम ही रहती है। क्यों कम रहती है, अगर आपने कल वाली क्लास देखी तो आप खुद ही आंसर बता दोगे कि बताइए चाल हमेशा, स्पीड हमेशा वेलोसिटी से कम क्यों होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है ना। या तो कम होता है या बराबर हो सकता है, बट छोटा नहीं हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। जब डिस्टेंस छोटी नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, जब ये छोटी नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, तो फ्रेंड्स ये भी आपकी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो स्पीड हमेशा बड़ी होगी, वेलोसिटी हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। किसी भी बॉडी है, अगर उनमें स्पीड और वेलोसिटी आप निकालोगे तो आप देखना चाल हमेशा ज़्यादा निकल के आएगी, वेग कम निकल के आएगा। हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, बट इस चाल कभी भी कम नहीं आ सकती है वेग से। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है ना। त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण में देखो एक शब्द छुपा है, त्वरित। त्वरित आपने कई जगह इस्तेमाल किया होगा, या फिर आपने लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने एक्सेलरेटेड देखा होगा, ठीक है ना। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो बोला जाता है गाड़ी को एक्सेलरेट करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट का मतलब होता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, ठीक है ना। तो जब किसी गाड़ी में स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप उसके वेग में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप उसकी चाल में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ की, वस्तु के वेग में जब आप चेंज लाते हो, परिवर्तन लाते हो फ्रेंड, तो उसको हम बोलते हैं त्वरण, ठीक है। यानी कि परिवर्तन की जो दर होती है किसी वस्तु में, उसके वेग की परिवर्तन की जो दर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका त्वरण कहते हैं, ठीक है। यानी वेग में परिवर्तन की दर यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या फिर त्वरण, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में गाड़ी ने अपनी स्पीड कितनी चेंज कर दी, वही आपकी कहलाती है एक्सेलरेशन। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने मान लो 5 मिनट में गाड़ी की स्पीड को 0 से 20 तक ले आए, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन। क्या कि आपने गाड़ी की स्पीड को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेंड्स, उसका सूत्र होता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो इसको लिखा जाता है ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी करके, ठीक है ना।
अब कैसे, v क्यों हमने पहले लिया, u पहले क्यों नहीं लिया? तो उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जब भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन में मेनली स्पीड आपकी 0 से स्टार्ट होती है और बढ़ती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि कोई गाड़ी खड़ी है और खड़ी होने से उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो फ्रेंड्स u छोटा होगा और v कैसा होगा, बड़ा होगा। एक्सेलरेशन का शब्द ही होता है कि गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना। तो जब आप गाड़ी की स्पीड को फ्रेंड बढ़ाओगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या इनिशियल से छोटी हो सकती है? नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती है, इस वजह से नेगेटिव साइन आए, इस वजह से v माइनस यू अपॉन टी यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। अगर हमें मान लो किसी गाड़ी, कोई गाड़ी है मान लो यहाँ से निकल के गई, इस पॉइंट पे देखा उसकी स्पीड 20 थी, इस पॉइंट पे देखा उसकी स्पीड 50 हो गई। तो जब पहली बार हमने यहाँ देखा तो ये u हो गया, ये v हो गया। अब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि इसमें ये बताओ वेलोसिटी चेंज कैसे कितनी हुई। तो आप मुझे ये बताओ 20 में से 50 घटाओगे कि 50 में से 20 घटाओगे? तो आप 50 में से 20 घटाओगे ना। जब 50 में से 20 घटाओगे यानी कि आप v में से u घटाओगे, इस वजह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट, अब देखना ध्यान से, अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखेंगे तो ये क्या है, वेग, v और u वेग ही तो है, बस ये दो टाइप के होते हैं। और वेग की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और नीचे से एक और सेकंड है आपकी टाइम की, तो ये सेकंड ऊपर जब जाएगी तो इस सेकंड में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, या फिर ऊपर वाली सेकंड नीचे आएगी तो इस सेकंड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सेकंड सेकंड मिलकर क्या बना लेते हैं, सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण का जो इकाई होती है, ऐसा इकाई होती है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसकी विमा होती है एल टी माइनस टू, ठीक है। कैसे, इसकी क्या आती है, एल टी माइनस वन, किसकी, वी माइनस यू यानी वेग की, वेग की क्या आती है, एल टी माइनस वन। और टाइम की एक और क्या आ जाएगा, टी। ये टी फिर से ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो ये माइनस वन और इसका माइनस वन दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, माइनस का टू बन जाएगा। तो इस तरीके से जो विमा होगी इसकी त्वरण की, वो एल टी माइनस टू हो गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद ये राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। त्वरण कैसा होता है, सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें वेग आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी होती है, सदिश। इस वजह से एक्सेलरेशन भी कैसा होता है, सदिश होता है या वेक्टर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखिए एक शब्द होता है रिटार्डिएशन, मंदन। मंदन क्या होता है, मंदन ही होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है स्पीड को बढ़ाना। अगर आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन हो रहा है यानी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो चेंज दो तरीके से आता है, या तो आप स्पीड बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ तो आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है, और अगर आप स्पीड कम कर रहे हो तो भी तो आपकी वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, ठीक है ना। अगर आप स्पीड को 20 से 50 कर रहे हो तो भी वेग में परिवर्तन कर रहे हो आप, और अगर आप स्पीड 70 से 10 लेके आ रहे हो तो भी तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। बट ये है कि अब कम हो रहा है, पहले बढ़ रहा था, ठीक है। तो जब वेग में परिवर्तन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। 20 से क्या हो रही है, 50, 10 से क्या हो रही है, 90। तो जब आप चेंज निकालोगे तो 90 में से 10 घटाओगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अब ये स्पीड क्या हो जाए, घटे आपकी। घटने का मतलब कि मान लो स्पीड कितनी थी पहले, 90, अब रह गई 80, ठीक है ना। तो अब अगर आपको चेंज निकालना है तो आप 80 में से 90 घटाओगे, तो 80 में से 90 घटाओ तो -10 निकल के आएगा। तो जब आपका यही एक्सेलरेशन जब आपका माइनस साइन के साथ आ जाता है फ्रेंड, ये देखो मैंने लिखा है माइनस, जब यही एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं रिटार्डिएशन या फिर मंदन, ठीक है ना। तो समझ में आया मंदन क्या होता है। रिटार्डिएशन का एक दूसरा नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जब यही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, यानी कि अगर आप फॉर्मूला जैसे मान लो ये ए निकाल रहे हो और आप पूरा आंसर आपका अगर माइनस में आया तो समझ रहे ना, वो आपका रिटार्डिएशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और रिटार्डिएशन सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है कि जब ये गाड़ी की स्पीड कम हो रही हो, ठीक है ना, पहले ज़्यादा है और गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तभी आपका क्या बनता है, रिटार्डिएशन। अब मुझे आप ये बताओ गाड़ी की स्पीड कम कब होगी, जब जो ड्राइवर है वो गाड़ी में ब्रेक लगाएगा तभी तो कम होगी। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आपका रिटार्डिएशन होता है कि जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, ठीक है। जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही होगी, यहाँ पर गाड़ी में ब्रेक लग रहे हो, तो समझ लेना वहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है वो माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आ सकता है। अगर प्लस में आ रहा है तो आपने गलत न्यूमेरिकल किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, और अगर ये एक्सेलरेशन माइनस हो गया तो क्या बन गया, रिटार्डिएशन। माइनस कब होगा, जब गाड़ी में ब्रेक लग रहे होंगे। प्लस कब होगा, जब गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही हो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे एक्सेलरेशन का, जिनका अभी यूज आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और है यहाँ पर याद रखना है, F बराबर एम ए। ये न्यूटन के जो नियम है उसमें है, देखो न्यूटन के नियम मैंने आपको पहले भी सिखाए थे। आप पहले मैंने आपको जो सेकंड वीडियो उसमें आपको बताया था, आप ये मत सोचना कि सर हमने न्यूटन के नियम नहीं बताए, डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहे हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप हम इस वीडियो के इस क्लास का अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो उसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल बेस। जो हमारी अभी क्लास स्टार्टिंग में चल रही है, न्यूमेरिकल बेस चल रही है। मैं आपको पहले न्यूमेरिकल का बेस मजबूत कराना चाहता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले आपको न्यूमेरिकल मजबूत करना है, जिससे एग्जाम टाइम पे न्यूमेरिकल रिवाइज करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इस वजह से मैं डायरेक्ट फॉर्मूले जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर इन्हीं पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद जब हम दोबारा
इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इनर्शिया विनर्शिया सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, न्यूमेरिकल बेस्ड पर, ठीक है। तो F बराबर m है, ये बल का सूत्र होता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुणा त्वरण, ठीक है। F बराबर m इंटू ए, ये होता है किसका फॉर्मूला, बल का या फोर्स का, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। जैसे ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। त्वरण को किस में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरीके से बल की इकाई क्या बन जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को फ्रेंड हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन ने फॉर्मूला खो जाता है, इस वजह से इसी को बोला जाता है न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसा यूनिट क्या हो जाती है इसकी, न्यूटन। और इसकी सीजीएस यूनिट कई बार पेपर में पूछी जाती है कि बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो ये होती है फ्रेंड डाइन, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट क्या होती है, बल की डाइन होती है। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये भी पेपर में पूछा गया है, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने चाल देखा, वेग देखा, त्वरण देखा, उसके बाद हमने बल का फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम दो चीज़ें और बची हैं, वो पढ़ेंगे। कौन सी, एक तो गति के तीनों नियम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। गति को तीनों नियम, एक तो त्वरण के साथ और ग्रेविटी के साथ, ठीक है। जब कोई चीज़ कोई गाड़ी सीधी रेखा में चल रही होती है तब गति के तीनों नियम कौन से लगेंगे, और कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे गिर रही होगी तब उसमें गति के नियम कौन से लगेंगे, ये पढ़ेंगे कल। और जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ से क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, ग्राफ बना के पूछ लेता है, इसमें त्वरण और क्या होता है, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी हम फ्रेंड्स कल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, अपना रिव्यू जरूर दिया करिए। अगर आप जो भी चेंज करना चाहते हो, आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि सर ये सही नहीं है, आप ऐसे करिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए आपके हिसाब से करने को तैयार हूँ। आप रिव्यू जरूर दिया करिए, ठीक है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। बहुत मेहनत से आपकी ये वीडियो मैं बनाता हूँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करिए वीडियो, मेरे बिना का है, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।